हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 211 पकड़ो और भागो। घुंघराले दाढ़ी वाले मजबूत आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे बैंगनी रोशनी की ओर अपनी मुट्ठी पटक दी। टकराना। बैंगनी प्रकाश टुकड़ों में बिखर गया जबकि मजबूत आदमी 2 कदम पीछे हट गया। बैंगनी मिंग हमला करने ही वाला था कि यांग ये ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने बैंगनी मिंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसने लेंग शिनरान और उस मजबूत आदमी को देखा। फिर वह शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। हम बस गुजर गए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये जाने के इरादे से मुड़ा। इस समय उसे यहाँ पहले आने का थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अगर वह थोड़ा देर से आता तो क्या यह बेहतर नहीं होता जब वे दोनों लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे। मानव, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? मजबूत आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला। यह सुनकर यांग ये रुक गया और फिर उसने उस मजबूत आदमी की ओर देखा और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? उस मजबूत आदमी की पलकें झपकने लगीं। मुझे क्या चाहिए? क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? कौन था जो मुझसे चोरी करने आया था? जब उसने यह सोचा तो उस मजबूत आदमी ने एक उग्र भाव प्रकट किया और कहा, मानव, लालची मानव, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अन्यथा यह वह जगह होगी जहां तुम दफन हो जाओगे। ठीक इसी समय लेंग शिनरान ने अचानक यांग ये को देखा और कहा, आइसिसोल फल एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक स्पिरिट फल। यह 300 साल बाद खिलता है, 300 साल बाद फल देता है और इसे पकने में 300 साल और लगते हैं। इस समय वे आइसिसोल फल पकने के कगार पर हैं। जब तक वे पकते हैं तब तक वे स्वर्ग रैंक स्पिरिट फल होंगे। उनमें से एक का सेवन 10 साल की कड़वी खेती के बराबर है। क्यों न हम इस किंग रैंक शेपशिफ्टेड डार्कबीस्ट को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। यांग ये ने जब यह सुना तो वह थोड़ा हैरान और ललचाया। उसे आश्चर्य हुआ कि फल पकने पर वास्तव में स्वर्ग रैंक का स्पिरिट फल बन जाएगा और वह लेंग शिनरान के सुझाव से ललचा गया। चूंकि उसने ऐसा सुझाव दिया है तो यह किंग रैंक डार्कबीस्ट बिल्कुल भी कचरा नहीं था। कम से कम वह खुद इससे निपटने में असमर्थ थी। यांग ये ने अभी भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था कि उसके कंधे पर बैठा बैंगनी मिंग अचानक हरकत में आ गया। एक ही झटके में वह सीधे उस मजबूत आदमी के पीछे आ गया और दूसरी झिलमिलाहट में वह पेड़ के सामने आ गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। जब उस मजबूत आदमी ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर हिंसक भाव आ गया और उसके चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव उभर आया। वह गुस्से से चिल्लाया और अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया और फिर उसने बैंगनी मिंग की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बैंगनी मिंग ने अपना छोटा पंजा हिला दिया था और बैंगनी रोशनी की एक किरण ने बड़े पेड़ को घेर लिया। उसके बाद वह बड़ा पेड़ तुरंत ही उस मजबूत आदमी यांग ये और लेंग शिनरान की चकित निगाहों के नीचे गायब हो गया। उसी समय बैंगनी मिंग की आकृति चमकी और सीधे मौके पर ही गायब हो गई और फिर वह यांग ये के कंधे पर दिखाई दी। उसके बाद उसने अपने छोटे पंजे से यांग ये के सिर पर थप्पड़ मारा, मानो वह यांग ये से कह रहा हो कि जल्दी करो और भागो। यांग ये कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया। जैसे ही ऐसा हुआ उसने अपने ऊपर एक उच्च श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और फिर उसकी गहन ऊर्जा गेल शूज में उमड़ पड़ी, क्योंकि उसका आकार काली रोशनी की एक स्ट्रिंग में बदल गया जो दूर की ओर विस्फोटक रूप से उड़ रही थी। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो यांग ये को अपनी जीत की क्षमता पर अभी भी भरोसा होता, लेकिन अगर यह 2 बनाम 1 होता तो यांग ये का आत्मविश्वास इतना पर्याप्त नहीं होता, या यह कहा जाना चाहिए कि उसमें आत्मविश्वास का जरा भी अंश नहीं था। आखिरकार लेंग शिनरान बेकार नहीं थी और उसके साथ किंग रैंक शेपशिफ्टेड डार्कबीस्ट भी था जो उससे कमजोर नहीं था। यांग ये ने तुरंत पहले दौड़ने का विकल्प चुनने में संकोच नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं कि यांग ये की पूरी रफ्तार बहुत तेज थी। सिर्फ 2 सांसों में ही वह लेंग शिनरान और उस मजबूत आदमी की नजरों से ओझल हो गया। मानव, मैं तुम्हें तब तक चीर दूंगा जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। वह मजबूत आदमी अपने सदमे से सबसे पहले उबर गया और उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसके बाद उसने अपने दाहिने पैर से तेजी से जमीन पर रौंद दिया और काउंटरफोर्स पर भरोसा करके उस दिशा में विस्फोटक तरीके से गोली चलाई जिस दिशा में यांग ये भागा था। दूसरी ओर वह जमीन जहां वह पहले खड़ा था सीधे ढह गई थी, जबकि हाथ की मोटी दरारें तेजी से आसपास की ओर फैल गई थीं। जैसे ही उसने यांग यी और उस मजबूत आदमी की दिशा की ओर देखा, लेंग शिनरान की खूबसूरत भौहें आपस में सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बुदबुदाने लगी। क्या रहस्यमय डार्कबीस्ट है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसकी छवि चमक उठी और वह उनके पीछे भागी। आइसिसोल फल उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वह कई दिनों से ग्रैंड मायरीड पर्वतों में इसकी खोज कर रही थी।
अब जब उसने बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार इसे पा लिया था, तो वह इसे कैसे छोड़ सकती थी। डॉट 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 इस समय यांग ये के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। वह जहां भी गुजरा वहां धुंधली धुंधली छवियां दिखाई देने लगीं। लेकिन उसके कंधे पर बैठी बैंगनी रंग की मिंट को लगा कि वह अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है, और उसने यांग ये के कानों को जोर से मरोड़ दिया ताकि यांग ये की गति बढ़ाई जा सके। यांग ये भी वास्तव में गति बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह उसकी सीमा थी। इसलिए वह केवल छोटे साथी की हरकतों पर अपनी आंखें घुमा सकता था। अचानक यांग ये को कुछ सूझा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मेरे पास उड़ने वाला डार्क बीस्ट नहीं है? जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये लाइटनिंग ईगल को बाहर निकालने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी। उसके बाद मुट्ठी के प्रहार से आया हवा का एक तेज झोंका हवा में तेजी से सीटी बजाता हुआ यांग ये के सिर की ओर जोर से टकराया। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक रुक गया, फिर उसने पलटकर अपनी मुट्ठी पटक दी। टकराना, एक धीमी और भारी आवाज गूंजी। यांग यी का हाथ सुन्न हो गया और वह लगभग 10 कदम पीछे हट गया, जबकि उसके सामने खड़ा मजबूत आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला था। मजबूत आदमी बस हमला जारी रखने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय हवा का तापमान अचानक कम हो गया था और फिर एक सफेद छाया चमक उठी। लिंग शिनरान, जिसने एक सफेद पोशाक पहनी थी, यहां दिखाई दी। मजबूत आदमी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और अंत में हमला करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे भी इस महिला की ताकत से डरना था जो उसके सामने खड़ी थी। लिंग शिनरान ने उस मजबूत आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने यांग ये को देखा और कहा, मैं उसे रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। बदले में मुझे 3 आइसेसोल फ्रूट दो, ठीक है? अगर तुम मना करोगे तो मैं उसके साथ सेना में शामिल हो जाऊंगी। अनगिनत मानव दीपरोफर्स और डार्क बीस्ट्स के साथ मिलकर जो ग्रैंड मायरीड पहाड़ों में तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम उस रहस्यमयी छोटे साथी को अपने कब्जे में लेकर भी पहाड़ों पर भागने में सक्षम नहीं हो पाओगे। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। कहने की जरूरत नहीं है, इस महिला की बातें वाकई समझ में आईं। उसके पास एक उड़ने वाला डार्क बीस्ट था, लेकिन क्या यह उन डार्क बीस्ट पर कोई असर डालेगा? हालांकि वह अभी प्राप्त किए गए खजानों का आधा हिस्सा देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। तुम अंडे तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बना सकते। अगर तुम अनिच्छुक हो तो हम दोनों तुम्हें जरूर व्यस्त रखेंगे, और फिर तुम निश्चित रूप से युआन टोंग और डार्क बीस्ट साम्राज्य के उस प्रतिभाशाली डार्क बीस्ट की नजर में आ जाओगे। क्या तुम में उन सभी के खिलाफ अकेले जाने का आत्मविश्वास है? लिंग शिनरान ने कहा। यांग ये ने यह सुनकर झिझकना बंद कर दिया और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक आइसेसोल फल लिंग शिनरान की ओर उड़ गया। उसने कहा, जब हम ग्रैंड किन साम्राज्य में वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें बाकी 2 दे दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं है। लिंग शिनरान वाकई समझदार था। अगर उसे युआन टोंग और डार्क बीस्ट साम्राज्य के रहस्यमयी प्रतिभाशाली डार्क बीस्ट के आने तक व्यस्त रखा जाता तो वह और छोटा सा साथी वाकई खतरे में पड़ जाते। लिंग शिनरान, मजबूत आदमी और अनगिनत दूसरे डिपॉफर्स और डार्क बीस्ट की मौजूदगी का जिक्र करना तो दूर की बात है। इस पर विचार करने के बाद यांग ये ने दृढ़तापूर्वक लिंग शिनरान के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया। लिंग शिनरान ने आइसेसोल फल लिया, यांग ये पर गहरी नजर डाली और फिर कहा, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा विस्फोटक रूप से उस मजबूत आदमी की ओर चमक उठा। उसी समय उसने कहा, यदि तुम युआन टोंग का सामना करते हो तो अब उससे मत लड़ो। याद रखो। कुछ ही समय में लिंग शिनरान और मजबूत आदमी के बीच लड़ाई की आवाजें गूंजने लगीं। यांग ये ने जब यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं। उसने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा और उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी। जब उसने यांग यी को दूर गायब होते देखा तो उस मजबूत आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई और वह आकाश की ओर उग्र रूप से दहाड़ने लगा, जबकि उसका शरीर अचानक अपने मूल रूप में लौट आया। जब उसने मजबूत आदमी का मूल रूप देखा तो लिंग शिनरान की बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, तो आप स्कोईहाउल डेमन वुल्फ कबीले के एक कुलीन थे। इस समय एक विशाल काले रंग का भेड़िया लिंग शिनरान को घूर रहा था। काले भेड़िए का पूरा शरीर पूरी तरह से काला था और उस पर मोटी शल्कों की परत थी जो एक भयावह चमक के साथ टिमटिमा रही थी। उसके पंजे 4 नुकीले ब्लेड जैसे थे और जब वे कभी कभी जमीन से गुजरते थे तो तीखी चीखें गूंजती थीं। उसके बाद जमीन पर कई गहरे पंजे के निशान दिखाई देते थे। आओ! स्कोईहाउल डेमन वुल्फ ने अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया, इससे पहले कि उसका आकार उछलकर लिंग शिनरान की ओर झपटा। 15 मिनट बाद लिंग शिनरान की सफेद पोशाक पर खून के लाल रंग के कई निशान दिखाई दिए। दूसरी ओर स्काईहाउल डेमन वुल्फ और भी शर्मनाक स्थिति में था। उसके शरीर पर कई छोटी छोटी चोटें घनी थीं। वे चोटें बहुत छोटी थीं और अगर वे इस तरह से एक साथ घनी न हो तो एक साधारण व्यक्ति के लिए उन्हें नोटिस करना असंभव था। कलाई के एक झटके से उसके हाथ में बालों का महीन धागा हवा में उछलकर स्काईहाउल डेमन वुल्फ के शरीर से टकराया।
उसके कठोर शल्क बालों के इस धागे को रोक नहीं पाए और यह सीधे भेड़िए के शल्क कवच में घुस गया, जिससे भेड़िए के शरीर पर खून जैसा लाल निशान दिखाई देने लगा। उसी समय लेंग शिनरान पीछे की ओर छलांग लगा दी। जब उसकी आकृति जमीन पर उतरी तो लेंग शिनरान ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर यांग ये भागा था, और फिर उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी। उसने इतने लंबे समय तक स्काईहॉर्न डेमन वुल्फ को यहाँ रखा था, इसलिए अगर यांग ये अभी भी भागने में असमर्थ था तो यांग ये केवल अपने भाग्य को दोष दे सकता था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से यांग ये के लिए स्काईहॉर्न डेमन वुल्फ से मौत तक नहीं लड़ेगी। आओ! भेड़िए ने एक बार फिर चीख मारी जब उसने लेंग शिनरान को जाते देखा। हालांकि उसने उसका पीछा करने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा नहीं था कि स्काईहॉर्न डेमन वुल्फ लेंग शिनरान से डरता था, बल्कि इसलिए कि उसका पीछा करना बेकार था, क्योंकि खजाना तो उसके पास था ही नहीं। अध्याय 212 खाओ। कुछ घंटों तक पागलों की तरह भागने के बाद यांग ये अंततः रुक गया। यांग ये एक गुप्त गुफा में पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपने वोटेक्स डैंटियन में आइसेसोल फ्रूट ट्री को नहीं देखा। उसने बैंगनी मिंक को गले लगाया जिसके छोटे से चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव था, और फिर उसने गंभीरता से कहा, छोटे साथी, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले तुम्हें मेरी मंजूरी लेनी होगी, समझे? भले ही बैंगनी मिंक में चौंकाने वाली क्षमता थी जिससे उसे साधारण डाकबीस द्वारा नुकसान पहुंचाना असंभव था, फिर भी यांग ये को इस बात की थोड़ी चिंता थी, क्योंकि छोटा साथी वास्तव में बहुत अनियंत्रित था। अगर उसने छोटे साथी को यह नहीं बताया कि यह कितना गंभीर था, तो वह भविष्य में एक साल रियल विशेषज्ञ की संपत्ति को जब्त करने की हिम्मत भी कर सकता है। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं। जब उसने यांग ये की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसने आगे चंचल बने रहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिला दिया। हालांकि उसकी जीवंत आंखों में शिकायत का एक निशान था। यांग ये ने यह देखकर अपना सिर हिलाया और फिर उसने छोटे साथी के सिर को रगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह एक कोमल स्वर में कहे, छोटे साथी, भले ही वे खजाने आकर्षक हों, लेकिन वे तुम्हारे मुकाबले मेरे लिए कचरे का ढेर हैं। यदि आप भविष्य में कुछ जब्त करना चाहते हैं तो पहले मुझसे इसके बारे में पूछें, ठीक है? बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा फैलाया और यांग ये के चेहरे को रगड़ने से पहले उसने सिर हिलाया। केवल अब यांग ये ने आराम किया और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, जबकि उसका मन उसके शरीर में डूब गया और उसने अपने वोटेक्स डैंटियन के भीतर आइसेसोल फल के पेड़ को देखा। यांग ये की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने अपने भंवर डैंटियन की स्थिति देखी और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं, क्योंकि आइसेसोल फ्रूट ट्री के अलावा गहन ऊर्जा के कुंड के भीतर एक और पेड़ था। यह आइसेसोल फ्रूट ट्री से थोड़ा छोटा था और इसमें लगभग 10 मुट्ठी के आकार के फल भी लटक रहे थे। छोटे साथी, वह क्या है? यांग ये ने बैंगनी मिंक को देखा और आश्चर्य से बोला। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे पंजों से इशारा किया। कुछ ही समय में यांग ये को समझ में आ गया। वह पेड़ वास्तव में वह वर्मिलियन स्पिरिट फ्रूट था जिसे उस छोटे से साथी ने उस समय गहन ऊर्जा कुंड में फेंक दिया था। यांग ये ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतने कम समय में वास्तव में एक पेड़ बन जाएगा। इसके अलावा पेड़ पर कई फल बन गए थे। मेरा यह वोटेक्स डैंटियन वास्तव में ऐसे प्रभाव रखता है। यांग ये ने अपने दिल में सदमे और सुखद आश्चर्य को दबा दिया और फिर उसकी चेतना एक बार फिर उसके शरीर में डूब गई। इस समय भंवर डेंटियन के भीतर 7 राजा रैंक डाकबीस्ट गहन ऊर्जा के कुंड के चारों ओर रहते थे। उनकी मुट्ठी के आकार की सभी आंखें भूख के भावों के साथ 2 बड़े पेड़ों को घूर रही थीं। हालांकि उनमें से किसी ने भी उन फलों को मनमाने ढंग से छूने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है, छोटे साथी के दिल में अभी भी अत्यधिक निवारक शक्ति थी। यांग ये ने आइसेसोल फलों की ओर अपनी नजर घुमाई। पेड़ पर लगे 5 फल एक वयस्क की मुट्ठी से थोड़े बड़े थे। यांग ये ने देखा कि आइसेसोल फलों की त्वचा सफेद निशानों से ढकी हुई थी जो मानव शरीर के अंदर की नसों की तरह लग रहे थे। इसके अलावा ये नसें छोटे कीड़ों की तरह हिल रही थीं। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी हथेली पलटी और वहां एक आइसेसोल फल दिखाई दिया। जैसे ही वह उसकी हथेली में गया, उसकी हथेली ठंडी महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में ठंडक की एक धारा बह निकली। यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसने जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को इस ठंडक को बाहर निकालने के लिए प्रसारित किया। जैसे ही उसने अपने हाथ में आइसेसोल फल को देखा, यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि लेंग शिनरान को यह फल क्यों चाहिए था। उसने बर्फ तत्व साधना तकनीक की खेती की थी और उसके पास खुद जल तत्व गहन ऊर्जा थी, इसलिए आइसेसोल फल शायद उसके लिए बेहद फायदेमंद था। हालांकि फल का वास्तव में क्या प्रभाव था, यांग ये यह पता लगाने में असमर्थ था। इस बीच बैंगनी मिंक ने अचानक अपना पंजा हिलाया और फिर यांग ये के हाथ में फल उसके पंजे पर आ गया। उसके बाद उसकी आकृति चमकी और यांग ये के सामने आ गई, इससे पहले कि वह दोनों पंजों से फल को पकड़कर यांग ये के मुंह की ओर बढ़ाए। जाहिर है, वह चाहता था कि यांग ये फल खाए। जैसे ही उसने बैंगनी मिंक और उसके सामने रखे फल को देखा, यांग ये ने अपने होंठ सिकुड़े और पूछा, क्या मैं इसे सच में खा सकता हूँ? वह छोटा सा साथी ज्यादातर समय बहुत विश्वसनीय था, लेकिन कभी कभी अविश्वसनीय भी था।
ठीक वैसे ही जैसे जब वह डेथ एबिस के तल पर था, तो उसने उसे और सू किंगशी को यूनियन फ्रूट्स दिए थे। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर उसने फल को यांग यी के मुंह की ओर बढ़ा दिया। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, छोटे साथी, क्या मैं वास्तव में इसे खा सकता हूँ? इस बीच बैंगनी मिंक ने मुंह बनाया। जाहिर है, वह थोड़ा अधीर हो गया था। जब उसने यह देखा, तो यांग ये ने और देर करने की हिम्मत नहीं की, और उसने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा निवाला लिया और फिर उसे सीधे निगल लिया। ठंडक जो दिल में समा गई। यांग ये ने इस पल यही महसूस किया, और यह बुरा नहीं लगा। इसलिए यांग ये ने एक और निवाला लिया और कुछ ही देर में पूरा आइसोल फल उसके पेट में समा गया। फल खाने के बाद यांग ये कुछ कहने ही वाला था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस समय यांग ये के बाल एक स्पष्ट गति से जम रहे थे और कुछ ही समय में उसका माथा, भौहें, आंखें, मुंह, कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर बर्फ में बंद हो गया। बैंगनी मिंक और फिर यह चमक गया और सीधे यांग ये के भंवर दानतयान में प्रवेश किया। इस समय यांग ये स्वाभाविक रूप से नहीं मरा था। भले ही वह मरा नहीं था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। अपने शरीर को बर्फ में सील करने के बाद यांग ये ने अपने आश्चर्य से देखा कि वह वास्तव में अपने शरीर के भीतर गहन ऊर्जा को प्रसारित करने में असमर्थ था, जबकि उसकी तलवार की मंशा का भी उपयोग नहीं किया जा सका। संक्षेप में, वह अब एक साधारण व्यक्ति बन गया था। यह तब भी ठीक होगा यदि यह उसकी सीमा थी। हालांकि उसने देखा कि हड्डियों को छेदने वाली ठंड के रेशे उसके शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर रहे थे। जब उसने यह देखा, तो यांग ये के दिल की गहराई से घबराहट की एक किरण बाहर निकली। उसका शरीर किंग रैंक डार्कबीस्ट के बराबर था, फिर भी वह इस ठंड का विरोध करने में असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह वास्तव में अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करने या अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करने में असमर्थ था। छोटे दोस्त, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है। इस समय यांग ये अपने दिल में डक से चिल्लाया। यांग ये की करुण चीख के कारण हड्डियों को चीर देने वाली ठंड रुकी नहीं। इसके अलावा यह और भी अधिक ठंडी हो गई। दूसरी ओर यांग ये के शरीर के चारों ओर जमी बर्फ और भी मोटी हो गई और यांग ये के नीचे की जमीन भी बर्फ से जमने लगी और फिर गुफा के अंदर के इलाकों में फैल गई। अगर यांग ये अब अपने शरीर के अंदर देखता, तो उसे पता चलता कि ठंड की वजह से उसके शरीर की रक्तवाहिकाएं और नसें जम गई थीं। दूसरे शब्दों में, यांग ये की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। लेकिन इस समय यांग ये पूरी तरह से असहाय था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसके पास खुद को बचाने का एक आखिरी तरीका था, और वह था उस छोटे से साथी से संपर्क करना। हालांकि उस छोटे से साथी ने उसकी पुकार को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और वह बस सुनहरी गहन ऊर्जा के कुंड में छिप गया। यांग ये की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। इस समय उसे आखिरकार एक सिद्धांत समझ में आया, और वह यह था कि कोई व्यक्ति सिर्फ स्वर्ग रैंक के आत्मा फल को नहीं खाता। कुछ ही समय में ठंड ने यांग ये के भंवर डेंटियन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जब वह वहां प्रवेश कर ही रही थी, यांग ये के भंवर डेंटियन के भीतर की गहन ऊर्जा अचानक उबल पड़ी। उसके बाद पूल के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा एक धार की तरह बाहर निकल आई। जब ठंड ने सुनहरी गहन ऊर्जा का सामना किया, तो वह तुरंत बिखर गई, और सुनहरी गहन ऊर्जा यांग ये के डेंटियन के साथ आगे बढ़ी और तेजी से उसकी जमी हुई नसों की ओर बहने लगी। जहां भी वह गुजरी, यांग ये की जमी हुई रक्तवाहिकाएं और नसें तुरंत सामान्य हो गईं, और उसी समय यांग ये के शरीर के चारों ओर की बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। 15 मिनट बाद धमाका, गुफा में बर्फ के टूटने की आवाज गूंजी। यांग ये जो बर्फ से बंद था, उसके भीतर से बाहर निकल आया, और उसके कपड़े बर्फ के साथ बिखर गए। उसी समय उसकी नसों और रक्तवाहिकाओं के माध्यम से बहने वाली सुनहरी गहन ऊर्जा तुरंत उसके भंवर डेंटियन की ओर बढ़ गई। एक सांस के समय से भी कम समय में यह पूरी तरह से उसके भंवर डेंटियन के भीतर के कुंड में वापस आ गई थी, और इसमें यांग ये के सामान्य डेंटियन के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा भी शामिल थी। एक निश्चित समय पर यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसके बाद उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने हल्के से कहा, मैं वास्तव में 3 रैंक आगे बढ़ गया हूं। वास्तव में यांग ये अब पहले स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे रैंक पर था। कारण के लिए यांग ये इसके बारे में इतना निश्चित नहीं था। अचानक यांग ये को याद आया कि लेंग शिनरान ने उससे क्या कहा था, एक फल 10 साल की कड़वी खेती के बराबर था। क्या यह इस आइसोल फल का प्रभाव हो सकता है? लेकिन अगर यह 10 साल की कड़वी खेती है, तो इससे मेरी खेती में 3 से ज्यादा रैंक का सुधार होना चाहिए था, है ना? अचानक यांग ये को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा। यांग ये उस समय दंग रह गया जब उसकी नजर उसके शरीर पर पड़ी। अध्याय 213 उन्नति। यांग ये की त्वचा मूल रूप से तांबे के रंग की थी, लेकिन अब यह हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी। यांग ये ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से उसकी छाती को छुआ, और यह पूरी तरह से कठोर महसूस हुआ। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय उसका शरीर पहले की तुलना में 2 गुना अधिक मजबूत था। कुछ देर सोचने के बाद यांग ये को मोटे तौर पर इसका कारण समझ में आ गया।
उसके भौतिक शरीर में जो परिवर्तन हुआ वह आइसेसोल फल के कारण था। क्योंकि एल्डम्यू ने एक बार कहा था कि भौतिक शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसे उत्तेजित किया जाना चाहिए। जाहिर है, आइसेसोल फल से उत्तेजना उसके शरीर को मजबूत करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार, उसके शरीर को इससे जो नुकसान हुआ वह एल्डम्यू की नेदर घोस्ट फ्लेम्स के बराबर था। बेशक, अगर यह केवल आइसेसोल फल होता तो यह निश्चित रूप से उसके भौतिक शरीर को इस हद तक सुधारने में असमर्थ होता। जिस प्रक्रिया के दौरान उसका शरीर सुधारा जा रहा था, उसके वोटेक्स डेंटियन के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा शायद वह मुख्य शक्ति थी जिसने इस परिवर्तन को बढ़ावा दिया। स्वर्णिम गहन ऊर्जा में अत्यंत दुर्जय आक्रामक क्षमताएं थीं, और इसकी पुनर्स्थापना की क्षमताएं भी अत्यंत भयावह थीं। हर बार जब उसके भंवर डेंटियन के भीतर स्वर्णिम गहन ऊर्जा उसके शरीर को शुद्ध करती थी, तो उसका भौतिक शरीर और शक्ति गुणात्मक परिवर्तन से गुजरती थी। संक्षेप में, इस बार उसकी शक्ति और शारीरिक शरीर में सुधार मुख्य रूप से स्वर्णिम गहन ऊर्जा और आइसेसोल फल के कारण था। अन्यथा, यदि वह केवल स्वर्णिम गहन ऊर्जा पर निर्भर होता, तो उसकी शारीरिक शक्ति और साधना शायद इस हद तक नहीं सुधर पाती। ठीक इसी समय, बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर बैंगनी रंग का मिंक उसके सामने प्रकट हुआ। यह उसके कंधे पर चमका और फिर उसने अपना छोटा सा सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा। जाहिर है, वह फिर से यांग ये का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। यांग ये ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और उसने इस छोटे साथी को देखा जो अब बहुत आज्ञाकारी लग रहा था और गंभीरता से कहा, छोटे साथी, क्या तुमने मुझे जानबूझकर वह आइसेसोल फल खाने को कहा ताकि सुनहरी गहन ऊर्जा मेरी मदद करे? यांग ये बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि छोटे साथी के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था, और यह ऐसी चीज थी जिस पर किसी भी तरह का संदेह नहीं था। हालांकि, छोटा साथी पहले से ही महत्वपूर्ण क्षण के दौरान उदासीन रहा था, इसलिए केवल एक ही स्पष्टीकरण था, और वह यह था कि छोटे साथी ने यह सब पहले से ही सोच रखा था। इसके अलावा, उसके पास इससे निपटने की एक योजना भी थी। बैंगनी मिंक की आंखें घूम गईं। जब उसने यह देखा, तो यांग ये ने जल्दी से उसके छोटे से सिर को पकड़ लिया और कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया ताकि भंवर मेरी ताकत बढ़ाने में मदद करे? थोड़ी देर बाद, बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। यांग ये ने यह देखकर गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या तुम इससे संवाद कर सकते हो? इस बार बैंगनी मिंक ने अपना सिर हिलाया। तो फिर आप अभी अनुमान लगा रहे थे? यांग ये ने आश्चर्य से कहा। बैंगनी मिंक को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, और वह यांग ये के कंधे पर झपटा और फिर अपनी पूरी ताकत से यांग ये के चेहरे पर अपना सिर रगड़ने लगा। यांग ये ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंसा। उसने बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था कि उसका वोटेक्स डेंटियन कितना दुर्जय है। लेकिन जब तक वह मौत के कगार पर न हो, तब तक वह उसकी मदद करने की पहल नहीं करेगा। जाहिर है, यह बिल्कुल उस छोटे से साथी का इरादा था। लेकिन क्या होगा अगर उस छोटे भंवर ने मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं किया? यांग ये ने इस तरह सोचना जारी नहीं रखा क्योंकि यह निरर्थक था। उसकी ताकत में जबरदस्त गुणात्मक परिवर्तन एक निर्विवाद तथ्य था, और वह आरोही रैंकिंग की प्रतियोगिता के दौरान उन राक्षसी प्रतिभाओं का सामना करने के लिए बहुत अधिक आश्वस्त था। विशेष रूप से उसके भौतिक शरीर की ताकत। उनके अनुमानों के अनुसार यह स्टील एप कबीले के उस बैंगनी वस्त्र पहने युवक से बहुत अलग नहीं था जिससे वह उस दिन मिला था। जहां तक मनुष्यों की बात है, तो युवा पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसके भौतिक शरीर की बराबरी कर सके। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और बैंगनी मिंक से पूछा, छोटे साथी, क्या मैं एक और आइसेसोल फल खा सकता हूँ? यदि वह एक और खा लेता और इससे उसकी ताकत और शरीर को फिर से इस तरह के परिवर्तन से गुजरने का मौका मिलता, तो उसके पास अभी भी 2 और होंगे। बैंगनी मिंक ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने अपना छोटा पंजा यांग यी के पेट की ओर इशारा किया और फिर कुछ बताने के लिए अपने पंजे हिलाने लगा। यांग ये मुस्कुराए और बोली, ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी नहीं खाऊंगी। वह स्वाभाविक रूप से बैंगनी मिंक को समझ गया। यह संदेश दे रहा था कि वह एक और नहीं खा सकता क्योंकि छोटा भंवर निश्चित रूप से इस बार उसे मरते हुए देखेगा। आखिरकार, वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह फिर से छोटे साथी की चाल में नहीं फंसेगा। टकराना। ठीक इसी समय, अचानक गुफा के बाहर से गड़गड़ाहट की एक ध्वनि गूंजी और फिर पूरी गुफा हिल गई। अगले ही पल, वह तुरंत ढह गई। यांग यी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर ऊपर की ओर उछला। उसी समय, उसने अपनी तलवार निकाली और उसे बड़े बड़े गिरते पत्थरों की ओर फेंक दिया। टकराना। जहां जहां वायलेट स्पिरिट गुजरी, वहां वहां अनगिनत चट्टानें बिखर गईं। गुफा से बाहर छलांग लगाने के बाद, यांग ये ढही हुई गुफा के ऊपर पहुंचा और उसने दूर की ओर देखा। उस दिन चट्टान के नीचे से घुंघराले दाढ़ी वाला मजबूत आदमी दूर से उसे घूर रहा था। जाहिर है, यह वह मजबूत आदमी था जिसने गुफा के ढहने का कारण बना। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने इस मजबूत आदमी को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मजबूत आदमी वास्तव में उसका पीछा करके यहां तक आ जाएगा। साथ ही, वह अपने दिल में भाग्यशाली महसूस कर रहा था, क्योंकि
अगर मजबूत आदमी थोड़ा पहले आ जाता तो शायद वह मर चुका होता। मानव, आइसिसोल फ्रूट ट्री को सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। मजबूत आदमी ने यांग ये को देखा, जबकि उसकी आवाज में हत्या का इरादा और क्रोध बिल्कुल भी छिपा नहीं था। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया। मानव, भले ही आप राख में बदल जाएं, मैं, जियाओ लैंग, निश्चित रूप से आपकी गंध को नहीं भूलूंगा। आपके कंधे पर बैठे छोटे साथी के लिए विचार करते हुए, मैं आपको आइसिसोल फ्रूट ट्री सौंपने के बाद जाने की अनुमति दूंगा। मजबूत आदमी ने गहरी आवाज में कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। मैं पहले ही फल खा चुका हूँ। मानव, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जियाओ लैंग नामक मजबूत आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे जैसा इंसान आइसिसोल फल खाने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य के स्पिरिट रैंक शेपशिफ्टेड जानवर भी इसे ऐसे ही खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी बार कहूंगा, पेड़ और फल सौंप दो, नहीं तो आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने जियाओ लैंग की बात सुनी। यहाँ तक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट भी इसे अकेले खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मैंने वास्तव में इसे ऐसे ही खा लिया। इस समय यांग ये को अचानक लगा कि वह असाधारण है। क्यों? क्योंकि उसके जैसे प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रगाढ़ व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया था जो एक आत्मा रैंक डाकबीस्ट भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या यह असाधारण नहीं था? जब जियाओ लैंग ने देखा कि यांग ये चुप है, तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर गुस्से से बोला, मानव, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम उन्हें सौंपोगे या नहीं? यदि वह यांग यी के कंधे पर बैठे रहस्यमयी छोटे साथी से नहीं डरता, तो जियो लैंग इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, खजाने का अधिकार उन लोगों को है जिनके पास क्षमता है। नहीं, यह उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास ताकत है। मैं मानता हूं कि आपकी ताकत वाकई अच्छी है, लेकिन आपको वाकई अकेले मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। क्या यह अपनी जान देने जैसा नहीं है? इस बार जियाओ लैंग की पलकें झपक गईं। इससे पहले वह क्रोध से अभिभूत था और उसने इस समस्या पर विचार नहीं किया था। अब जैसे ही यांग ये ने ये शब्द कहे, उसे अचानक याद आया कि वह इस मानव और छोटे साथी से निपटने में असमर्थ लग रहा था। आखिरकार वह मानव महिला उन्हें व्यस्त रखने के लिए यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे उन दोनों से अकेले ही निपटना पड़ा। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो जियाओ लैंग ने यांग ये के कंधे पर बैंगनी मिंक को देखा और कहा, तुम मेरी डाकबीस्ट जाति के सदस्य हो, तो तुम एक इंसान के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा कबीला खत्म हो जाएगा? यांग ये ने यह सुनकर ठहाका लगाया। यह आदमी दरअसल मेरे और उस छोटे से आदमी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। कहने की जरूरत नहीं कि यह विचार बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह संभव है? बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर उसने जियाओ लांग की ओर इशारा किया। पहले उसने यांग ये की ओर इशारा किया और ऐसा लगा जैसे वह जियाओ लांग को यांग ये के बगल में चलने के लिए कह रहा हो। यांग ये ने अपनी आंखें घुमाईं। जियाओ लैंग एक आकार बदला हुआ जानवर था। भले ही वह आत्मा रैंक पर नहीं था, फिर भी उसने मानव रूप धारण कर लिया था और उसके पास मनुष्य की सच्ची बुद्धि थी। तो जियाओ लैंग संभवतः यांग ये के साथ कैसे चल सकता था? छोटा सा साथी वास्तव में बहुत भोला था। निश्चित रूप से जियाओ लैंग तुरंत क्रोधित हो गया। उसके शरीर के भीतर से हिंसक हत्या की भावना की एक किरण फूट पड़ी और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं एक इंसान का पीछा करूं? क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? जब उसने देखा कि जियाओ लैंग वास्तव में उसकी ओर भड़क रहा है, तो वह छोटा सा साथी भी क्रोधित हो गया। जियाओ लैंग के पास पहुंचने से पहले उसकी आकृति चमक उठी और उसके छोटे से पंजे की एक लहर के साथ बैंगनी प्रकाश की एक किरण तुरंत जियाओ लैंग के सामने प्रकट हुई। जियाओ लैंग की पलकें झपक गईं जब उसने देखा कि यह फिर से एक अजीब हमला था। यह हमला वाकई अजीब, चौंकाने वाला और बेहद रहस्यमय है। जियो लैंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और फिर उसने उसे अपने सामने दिखाई देने वाली बैंगनी रोशनी की ओर पटक दिया। टकराना। बैंगनी रोशनी बिखर गई, जबकि जियाओ लैंग कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी रोशनी की एक और किरण अचानक उसके पीछे हटते हुए व्यक्ति के पीछे दिखाई दी। अध्याय 214 शर्त। टकराना। जियाओ लैंग को अचानक से झटका लगा और बैंगनी रंग की रोशनी सीधे उस पर पड़ी। इसके अलावा हिंसक रोशनी में निहित भयानक ऊर्जा ने उसे सीधे यांग ये की ओर धकेल दिया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। 8 पल में जियाओ लैंग उड़ गया, उसके सामने बैंगनी रोशनी की एक और किरण दिखाई दी। इसलिए जियाओ लैंग का मजबूत शरीर सीधे बैंगनी रोशनी पर जा गिरा। टकराना। एक और धमाका हुआ। ठीक इसी तरह कुछ ही सांसों में जियाओ लैंग को बैंगनी प्रकाश की लगभग 10 किस्में झेलनी पड़ी। टकराना। जियाओ लैंग का आकार अचानक हवा में विस्फोटक रूप से बढ़ गया और उसने तुरंत अपना असली रूप वापस पा लिया। अपने असली रूप को वापस पाने के बाद जियाओ लैंग ने अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि उसका आकार सीधे बैंगनी मिंक की ओर झपटा।
उसकी गति इतनी तेज थी कि यांग ये भी स्पष्ट रूप से हिल गया। हालांकि यांग ये ने फिर भी निष्क्रिय खड़े रहना चुना। इस तथ्य के अलावा कि यह छोटे साथी का इरादा था, यह इसलिए भी था क्योंकि उसे बैंगनी मिंग पर भरोसा था। यांग यी हमेशा एक बात पर दृढ़ता से विश्वास करता था, और वह यह था कि आत्मा रैंक के नीचे कोई भी डाकबीस्ट उस छोटे साथी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। निश्चित रूप से, जब जियाओ लैंग बैंगनी मिंग की ओर झपटा, तो बैंगनी मिंग की आकृति चमक उठी और सीधे मौके पर गायब हो गई, और फिर वह वहीं दिखाई दी जहां जियाओ लैंग कुछ क्षण पहले खड़ा था। उसी समय बैंगनी रोशनी की एक किरण तुरंत जियाओ लैंग के सामने प्रकट हुई। टकराना। जियाओ लैंग इसे चकमा देने में असमर्थ था और उसे इस बैंगनी प्रकाश की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। हालांकि उसकी रक्षात्मक क्षमता के साथ बैंगनी प्रकाश की इस किरण ने उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, और इससे उसे ज्यादा से ज्यादा चोट लगी। जैसे ही वह उस जगह पर खड़ा हुआ जहां कुछ ही पल पहले बैंगनी मिंग बैठा था, जियाओ लैंग का चेहरा कांप उठा और उसने अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त कर लिया। इस समय उसका चेहरा एक गंभीर भाव से ढका हुआ था, और उसने छोटे से साथी को देखा और गंभीरता से कहा, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? छोटे से साथी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने यांग ये की ओर इशारा करने से पहले जियाओ लैंग की ओर इशारा किया। जाहिर है, उसका इरादा अभी भी इस शेपशिफ्टेड डाकबीस्ट को वश में करना था। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। छोटे आदमी के इरादे अच्छे थे, लेकिन इसकी वास्तविकता क्रूर थी। इस दुर्जय शेपशिफ्टेड डाकबीस्ट को वश में करना। किसी भी हालत में यांग ये को यह पूरा करने में सक्षम होने का बहुत भरोसा नहीं था। लेकिन जियाओ लैंग को मारना संभव हो सकता है। निश्चित रूप से, जियाओ लैंग के खुरदरे चेहरे पर तुरंत क्रोध की अभिव्यक्ति उभरी, और उसने यांग ये की ओर अपना दाहिना हाथ दिखाते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं एक इंसान के साथ जाऊं? प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक छोटे से इंसान के पास ऐसी क्या योग्यता है कि मैं, जियाओ लैंग, उसके साथ चलूं? क्या वह इसके योग्य भी है? वह नहीं जानता था कि यह रहस्यमय छोटा सा साथी इस इंसान के साथ क्यों रह रहा था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि यह इंसान सिर्फ एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ था, वह किसी आत्मा क्षेत्र या उत्कृष्टता क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ भी नहीं जाएगा। वह स्कॉयहाउल डैमन वुल्फ कबीले का एक कुलीन था, जिसके पास एक दिव्य जानवर का रक्तवंश था। एक इंसान के साथ चलना, क्या मजाक है? बैंगनी मिंग भी क्रोधित हो गया। उसने जियाओ लैंग को एक और सबक सिखाने के इरादे से अपना छोटा पंजा हिलाया। ठीक इसी समय यांग ये ने उस छोटे से साथी को रोका, और फिर उसने जियाओ लैंग को देखा और कहा, जियाओ लैंग, क्या हम शर्त लगा सकते हैं? बेशक, आप मना कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आप अकेले हम दोनों को हराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। जियाओ लैंग की पलकें झपकने लगीं। उसने बैंगनी मिंग की ओर देखा जो थोड़ा गुस्से में था, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अंत में कहा, मानव, हम किस पर दांव लगा रहे हैं? यांग ये मन ही मन बहुत खुश था, फिर भी उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसने कहा, हम लड़ेंगे। अगर मैं हार गया, तो मैं तुम्हें आइसिसोल फ्रूट ट्री लौटा दूंगा, और अगर तुम हार गए, तो तुम्हें 10 साल तक मेरा पीछा करना होगा। यह सिर्फ 10 साल है, इसलिए डार्क बीस्ट्स के जीवन काल की तुलना में यह सिर्फ एक पल के बराबर है। तुम क्या सोचते हो? हम लड़ेंगे? जियाओ लैंग के चेहरे पर घना तिरस्कार उभर आया जब उसने कहा, अगर तुम इसकी मदद के बिना हो, तो मानव, मैं तुम्हें किसी भी समय कुचल सकता हूं। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, जियो लैंग, ऐसे निरर्थक शब्द मत बोलो। बस मुझे बताओ कि तुम शर्त लगाने को तैयार हो या नहीं। जियाओ लैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मानव, क्या तुम गंभीर हो? बेशक। यांग ये ने सिर हिलाया। यह भाग नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। जियाओ लैंग ने कहा, तुम्हारे जैसे इंसान लालची और चालाक होते हैं, और अपनी बात से मुकर जाना तुम्हारे बीच आम बात है न? ठीक इसी समय यांग ये के कंधे पर बैठा बैंगनी मिंग चमक उठा, और फिर उसने अपना पंजा खुद की ओर इशारा किया जैसे कि वह यांग ये के लिए कोई गारंटी दे रहा हो। यह देखने के बाद जियाओ लैंग ने आगे कुछ नहीं कहा। ग्रैंड मायरीड पर्वतों में डाकबीस्ट वास्तव में भरोसेमंद थे, क्योंकि अगर वे नहीं होते, तो वे यहाँ जीवित नहीं रह पाते। खासकर डाकबीस्ट जिनके पास जबरदस्त ताकत थी, वे अपनी विश्वसनीयता को और भी अधिक महत्व देते थे। क्योंकि अगर वे भरोसेमंद नहीं होते, तो कोई भी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर, भले ही इस रहस्यमय छोटे से आदमी की ताकत को बहुत ज्यादा भयानक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसे कमजोर भी नहीं कहा जा सकता था। किसी भी हालत में वह छोटे से आदमी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जियाओ लैंग ने यांग ये को देखा और कहा, मानव, मैं तुम्हारे साथ यह शर्त लगाऊंगा। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, यदि आप मेरे अधीनस्थ नहीं बनना चाहते हैं और आइसिसोल फ्रूट ट्री को वापस जब्त करने का इरादा रखते हैं, तो अपने वास्तविक रूप में लौटना आपके हित में है। जियाओ लैंग ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, मानव, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। 10 घूंसे, मैं तुम्हें 10 घूंसों में ही खत्म कर दूंगा। यांग ये ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया।
ऐसा लगता है कि सिर्फ इंसानों में ही अपने विरोधियों को कम आंकने की घातक खामी नहीं होती, बल्कि डाकबीस्ट भी ऐसे ही होते हैं। किसी भी मामले में उसने अपने दिल में तय कर लिया था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकेगा, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, क्योंकि लापरवाही और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना आमतौर पर मौत का प्रतीक होता है। मानव, पहला हमला करो, अन्यथा तुम्हें कोई हमला करने का अवसर नहीं मिलेगा। जियाओ लैंग गर्व से खड़ा होकर उदासीनता से बोला। यांग ये ने सिर हिलाया। उसकी पकड़ ढीली हुई और वायलेट स्पिरिट वायलेट लाइट की एक किरण में बदल गई जो आसमान में उड़ गई। उसी समय उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और इस क्रिया से उत्पन्न प्रतिबल पर भरोसा करते हुए जियाओ लैंग की ओर एक तोप के गोले की तरह विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। जब जियाओ लैंग उससे लगभग 10 मीटर दूर था, तो यांग ये के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा गेल शूज में हिंसक रूप से बढ़ गई, जबकि उसने उसी समय गेल स्टेप्स तकनीक का प्रदर्शन किया। गेल शूज और गेल स्टेप्स के बूस्ट के तहत यांग ये की गति अचानक 2 गुना से अधिक बढ़ गई और उसने तुरंत अपने और जियाओ लैंग के बीच की दूरी तय कर ली। यह सब देखकर जियाओ लैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। तो क्या हुआ अगर तुम तेज हो? क्या तुम मेरी सुरक्षा को भेद सकते हो? उसके हिसाब से यह नामुमकिन था। जब वह जियाओ लैंग के सामने पहुंचा, तो यांग ये का बायां हाथ थोड़ा सा हिला और फिर भयंकर, तीखी, डरावनी और अदृश्य तलवार की एक धार बाहर निकली। उसके बाद उसका दायां हाथ हिला, उसने अपनी तलवार खींची और सीधे जियाओ लैंग की छाती पर वार किया। इस राजा रैंक शेपशिफ्टेड बीस्ट का सामना करते समय यांग ये स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं होगा, इसलिए उसने लड़ाई शुरू होने के बाद से सीधे अपने तलवार इरादे का उपयोग किया था। इसके अलावा यह तलवार इरादे का दूसरा स्तर भी था। यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया तो जियाओ लैंग की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। जियाओ लैंग जानता था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यांग ये वास्तव में उसके बहुत करीब था। इसके अलावा, क्योंकि वह लापरवाह था और उसने यांग ये को पहल करने की अनुमति दी थी, वह यांग ये के हमले का सामना केवल सीधे तौर पर ही कर सकता था। अनुभव करना। छिपी हुई तलवार को कोई बाधा नहीं हुई क्योंकि इसने जियाओ लैंग की रक्षा को भेद दिया और उसकी छाती को छेद दिया। इस बीच जियाओ लैंग ने भी जवाबी हमला किया था। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया और यह हवा में तेजी से सीटी बजाते हुए सीधे यांग ये के चेहरे पर जा लगा। यांग ये ने अपनी पकड़ ढीली की और छुपी हुई तलवार को छोड़ दिया, इससे पहले कि वह जियाओ लैंग की मुट्ठी से बचने के लिए अपना सिर बाईं ओर झुकाता। उसके बाद उसने हल्के से अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटका और उसने इस अवसर का फायदा उठाते हुए आगे की ओर धक्का मारा और जियाओ लैंग से टकरा गया। टकराना। जैसे ही वे संपर्क में आए, वे तेजी से अलग हो गए। यांग ये 6 कदम पीछे हट गया, जबकि जियाओ लैंग भी 6 कदम पीछे हट गया। ठीक इसी समय जियाओ लैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसका शरीर जहां वह खड़ा था, वहां से दूर जाने के इरादे से आगे बढ़ा। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर से था। अचानक और रहस्यमय तरीके से उसके सीने से खून की एक धार निकली और फिर उसकी छाती पर तलवार से बना एक और छेद दिखाई दिया। जियाओ लैंग ने अपना सिर नीचे करके दोनों छेदों को देखा और उसका हाव भाव गंभीर हो गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर यांग ये को देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, एक तलवार जो दिखाई नहीं देती, एक अजीब तलवार तकनीक और इंसानों की पौराणिक तलवार की मंशा। इंसान, मेरे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। हाँ, यांग ये के पास हमेशा एक और तुरुप का पत्ता था जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया था, और वह था उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक और छिपी हुई तलवार। एक हद तक हमले का यह अजीब तरीका बैंगनी मिंक की बैंगनी रोशनी से कमजोर नहीं था। बेशक अंत में इसकी तुलना बैंगनी मिंक की बैंगनी रोशनी से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसके हमलों के निशान अभी भी हो सकते थे, लेकिन छोटे साथी के हमलों ने वास्तव में अंतरिक्ष की बाधाओं को भेद दिया था। जैसे ही उसने जियाओ लैंग की छाती पर 2 छेदों को देखा, यांग ये ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। डाकबीस्ट्स के शरीर वास्तव में दुर्जय होते हैं। वह वास्तव में मेरी तलवार से 2 चोटें खाने के बाद पूरी तरह से ठीक लग रहा है। अगर वह एक इंसान होता, तो मैं पहले से ही युद्ध की लूट इकट्ठा कर रहा होता। अध्याय 215 लड़ाई। जियाओ लैंग ने अब यांग ये को कमतर आंकना जारी नहीं रखा। जब वह अपने असली रूप में लौटा तो उसका शरीर थोड़ा हिल गया। उसके अगले अंग थोड़े मुड़े, फिर वह अचानक उनके साथ आगे बढ़ा और फिर उसका विशाल शरीर यांग ये की ओर तोप के गोले की तरह उछला। कुछ डाकबीस्ट को छोड़कर ज्यादातर डाकबीस्ट ऐसे ही सीधे तरीके से हमला करते थे। हालांकि यह थोड़ा सरल था, लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं थी कि यह इंसानों के लिए बेहद प्रभावी था। बेशक कुछ डाकबीस्ट ऐसे भी थे जिनमें स्वाभाविक रूप से युद्ध तकनीकें थीं। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई जब उसने देखा कि जियाओ लैंग उसकी ओर बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, इस आदमी की ताकत बहुत मजबूत थी, और अगर उसने आज अपनी ताकत में सुधार नहीं किया होता, तो उसे इस आदमी से निपटने के लिए शायद अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ते। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
उसने अभी अभी अपनी ताकत में सुधार किया था और जियाओ लैंग उसके लिए अभ्यास करने के लिए एकदम सही लक्ष्य था। यांग ये ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे हिडन स्वॉर्ड हवा में तैरने लगा। उसी समय उसकी मुट्ठियों पर एक सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। जब जियाओ लैंग उससे लगभग 1 मीटर दूर पहुंचा, तो यांग ये के पैर मुड़ गए और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर गोली की तरह बाहर निकल आया। जब वह हवा में था, तो उसकी गहरी ऊर्जा गेल शूज में भर गई और उसने हवा में कदम रखते हुए अपनी दाहिनी मुट्ठी सीधे जियाओ लैंग के सिर पर मारी। उसी समय आकाश में रहने वाली बैंगनी आत्मा बैंगनी प्रकाश की एक किरण में बदल गई थी, जो जियाओ लैंग की ओर विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। बेशक छिपी हुई तलवार किनारे पर बेकार नहीं बैठी थी, और वह बिजली के एक अदृश्य बोल्ट की तरह जियाओ लैंग की ओर बढ़ रही थी। यांग यी और शियाओ लैंग के फिगर के बीच का अंतर निस्संदेह बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। टकराना। यांग ये और जियाओ लैंग जोर से टकराए। जैसे ही वे संपर्क में आए, वे अगले ही पल तेजी से अलग हो गए। ठीक उसी पल जियाओ लैंग के शरीर पर 2 खूनी निशान दिखाई दिए, और यह वायलेट स्पिरिट और छिपी हुई तलवार के कारण हुआ था। जैसे ही वे अलग हुए, दोनों एक बार फिर टकरा गए। युद्ध के मैदान में वायलेट स्पिरिट लगातार जियाओ लैंग के चारों ओर टिमटिमाती रही। हर बार जब यह टिमटिमाती थी, तो यह जियाओ लैंग के शरीर पर एक और खूनी निशान पैदा कर देती थी। 15 मिनट बीत जाने के बाद युद्ध के मैदान में आदमी और भेड़िया अलग हो गए थे, और वे एक दूसरे पर हमला करना जारी नहीं रख पाए। इस समय जियाओ लैंग का शरीर खून के निशानों से ढका हुआ था, और यह एक बेहद भयानक दृश्य था। यांग ये ने जियाओ लैंग को देखा, जो चोटों से भरा हुआ था, और कहा, जियाओ लैंग, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपकी सुरक्षा को तोड़ सकता हूं, इसलिए इस लड़ाई में आपको कोई फायदा नहीं होगा। जियाओ लैंग का शरीर कांप उठा जब वह अपने मानव रूप में वापस लौटा। उसने यांग ये को देखा और कहा, मानव, कहने की जरूरत नहीं है, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन मुझे अपना अधीनस्थ बनाना बिल्कुल असंभव है। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो लैंग का शरीर एक बार फिर कांप उठा, और वह तुरंत अपने असली रूप में लौट आया। आओ। अपने असली रूप में वापस आने के बाद जियाओ लैंग ने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। उसका शरीर अचानक फूल गया और बड़ा होता गया, जबकि उसके शरीर पर तराजू मोटे और अधिक संख्या में हो गए। इसके अलावा उसके शरीर पर खून के निशान वास्तव में एक दृश्यमान गति से ठीक हो गए थे। यह सिर्फ इतना ही नहीं था, यांग ये ने अपने आश्चर्य से देखा कि ऐसा लग रहा था कि जियाओ लैंग की पीठ के दोनों तरफ से कुछ टूटने वाला था। कुछ ही समय में और यांग यी की चकित निगाहों के सामने जियाओ लैंग की पीठ पर काले और विशाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जियाओ लैंग का आंकड़ा कम से कम 1/3 बढ़ गया था। यांग यी की पलकें झपकने लगी जब उसने यह देखा। यह आदमी क्या कर रहा है? आओ। जियाओ लैंग ने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। उसके बाद उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और अचानक यांग ये पर थूक दिया। उसके बाद प्रकाश की एक चांदनी सफेद ब्लेड, जो लगभग 20 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी थी और ऊर्जा से बनी थी, यांग ये की ओर हिंसक रूप से चली। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को जोर से पटक दिया, जिसमें से एक सुनहरी चमक प्रकाश की धार की ओर थी। टकराना। प्रकाश की धार बिखरते ही एक विस्फोट हुआ। दूसरी ओर यांग यी 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गया, और उसकी दाहिनी मुट्ठी पर खून का निशान भी था। जैसे ही उसने उसे देखा, यांग ये की अभिव्यक्ति पहली बार गंभीर हो गई। अपने दाहिने हाथ के इशारे से वायलेट स्पिरिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गई। भले ही उसे नहीं पता था कि उसके सामने इस विशालकाय व्यक्ति के साथ वास्तव में क्या हुआ था, वह जानता था कि यह व्यक्ति और भी मजबूत हो गया था, और यह व्यक्ति बहुत अधिक मजबूत था। जियाओ लैंग की मुट्ठी के आकार की आंखों में तुरंत एक भयंकर चमक दिखाई दी जब वह एक भी वार से यांग ये को गंभीर रूप से घायल करने में असमर्थ था। उसके काले पंख फड़फड़ाए और उसका विशाल आकार तुरंत एक काली किरण में बदल गया, जो यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से उछली। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि इससे यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्योंकि यांग ये वास्तव में इतनी गति से बच नहीं सकता था। यांग ये के पास अपनी तलवार निकालने और बिना किसी हिचकिचाहट के वार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। यांग ये ने महसूस किया कि उसका हाथ बहुत सुन्न हो गया है, और फिर वायलेट स्पिरिट से एक बहुत बड़ा बल आया। इससे उसके पैर जमीन पर घसीटे जाने लगे और वह विस्फोटक तरीके से पीछे की ओर बढ़ने लगा। लगभग 30 मीटर पीछे धकेले जाने के बाद यांग ये ने जोर से चिल्लाया, और फिर उसका दाहिना पैर जमीन पर जोर से टकराया और पीछे की ओर बढ़ रहे उसके शरीर को रोक दिया। यांग ये ने गहरी सांस ली, जबकि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। गहन ऊर्जा की धारें ज्वार के पानी की तरह वायलेट स्पिरिट तलवार में बह गईं, जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। जैसे जैसे उसकी गहन ऊर्जा उसमें निरंतर प्रवाहित होती गई, वायलेट स्पिरिट एक बार फिर चमकदार बैंगनी और सुनहरे प्रकाश के साथ फूट पड़ी। इसके अलावा तलवार की चीख भी पूरे वातावरण में गूंज उठी। उसी समय उसकी दूसरी स्तर की तलवार की मंशा बाहर निकली और उसने जियाओ लैंग को घेर लिया।
जब उसने यांग ये की तलवार की मंशा के दमन और संयम को महसूस किया, तो जियाओ लैंग ने अपना सिर उठाया और एक लंबी चीख निकाली। उसके शरीर के भीतर से एक भयानक आभा निकली और यांग ये की तलवार की मंशा का विरोध किया। उसी समय उसकी पीठ पर काले पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाए और उन्होंने शक्तिशाली हवाओं के झोंके को बाहर निकाल दिया। जियाओ लैंग के आसपास की जमीन तुरंत टुकड़ों में फट गई। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर जियाओ लैंग की ओर देखा। जियाओ लैंग, चलो इस बार परिणाम तय करते हैं। जियाओ लैंग ने एक लंबी चीख निकाली, इससे पहले कि उसका विशाल आकार उछलकर सीधे प्रकाश की एक काली किरण में बदल जाए, जो यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से चली। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज लग रही थी, जियाओ लैंग का विशाल आकार इस समय धुंधला हो गया था, और जहां वह पहले खड़ा था, वहां कई छवियां भी दिखाई देने लगी थीं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वह जिस भी इंच जमीन से गुजरता, ऐसा लगता था जैसे उस पर भूकंप आया हो। एक के बाद एक छेद फटते गए, और वहां अनगिनत गहरी खाइयां उभर आईं। लड़ाई को देख रहे बैंगनी मिंग की आंखों में एक बार फिर चिंता की झलक दिखाई दी, और उसके छोटे छोटे पंजों पर हल्की बैंगनी रोशनी चमक उठी। यांग ये की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, और उसने बस वायलेट स्पिरिट की अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब उसने जियाओ लैंग की भयावह आभा को महसूस किया, तो यांग ये की आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। तोड़ो! तलवार की रोशनी आसमान में चमक उठी। उसकी स्वर्णिम गहन ऊर्जा और तलवार की मंशा के दूसरे स्तर से मिले प्रोत्साहन से वायलेट स्पिरिट जहां से भी गुजरी, हवा भी तुरंत टुकड़ों में टूट गई, और हवा के फटने की असंख्य आवाजें यांगी के कानों में लगातार गूंजती रहीं। बैंगनी मिंग की चिंतित निगाहों के नीचे यांग ये की बैंगनी आत्मा तलवार अंततः जियो लैंग से टकरा गई। जैसे ही वे टकराए, कुछ क्षण के लिए शांति छा गई, और फिर टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और फिर उनके चारों ओर बैंगनी हवाओं का एक झोंका आया। जिस जगह यांग यी और शियाओ लॉन्ग खड़े थे, वह जगह तुरंत ढह गई, और वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। निस्संदेह, यांग ये की वायलेट स्पिरिट ने जियाओ लैंग की सुरक्षा को तोड़ दिया था। हालांकि इसने जियाओ लैंग को कोई घातक चोट नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि जियाओ लैंग के विशाल शरीर की तुलना में तलवार से होने वाली चोटें थोड़ी नगण्य थीं। यांग ये तलवार का उपयोग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जियाओ लैंग की प्रभावशाली आभा को कुचलना था, क्योंकि ऐसा करने से ही उसे जियाओ लैंग को हराने का अवसर मिलेगा। जाहिर है, तलवार की मंशा से बढ़ाए गए रिएक्टिव स्ट्राइक ने स्पष्ट रूप से जियाओ लैंग की भव्य आभा को टुकड़ों में तोड़ दिया था। जिस क्षण उसने जियाओ लैंग की सुरक्षा को तोड़ा, यांग ये ने जियाओ लैंग की पीठ पर छलांग लगाने से पहले वायलेट स्पिरिट को एक तरफ फेंक दिया था। उसके बाद उसकी मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह जियाओ लैंग की पीठ पर गिरीं। उसी समय वायलेट स्पिरिट और छिपी तलवार लगातार जियाओ लैंग के शरीर पर वार कर रही थीं। जियाओ लैंग स्वाभाविक रूप से वहां खड़े होकर मौत के आने का इंतजार नहीं करेगा। उसने यांग ये को अपने साथ ले लिया और उसकी पीठ जमीन पर पटक दी। जमीन यांग ये को मार डालने में असमर्थ थी, इसलिए वह यांग ये को एक पहाड़ी दीवार के पास ले गया और उसके शरीर को उस पर पटक दिया। कुछ ही समय में आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो गया, और आसपास गहरे गड्ढे भर गए। एक निश्चित समय पर जियाओ लैंग अचानक रुक गया, क्योंकि वायलेट स्पिरिट और छिपी हुई तलवार उसकी गर्दन पर थी। यांग ये जियाओ लैंग की पीठ पर खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला, जियाओ लैंग, अगर तुम अभी भी हार नहीं मानते, तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। तुम कोशिश करके देख सकते हो कि तुम्हारी गर्दन या मेरी तलवार में से कौन ज्यादा मजबूत है। यांग ये ने अंत में धोखा दिया था, क्योंकि बैंगनी मिंग ने उसे बताया था कि जियाओ लैंग की कमजोरी कहाँ है। हाँ, जियाओ लैंग की कमजोरी उसकी गर्दन थी, क्योंकि वहां के तराजू उसके शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत पतले थे। अगर यांग ये की तलवार को उसके तलवार के इरादे से बढ़ावा मिलता, तो जियाओ लैंग का सिर काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। जियाओ लैंग की आंखों में एक डहकत भाव उभर आया। हाँ, वह हार गया था, और वह एक इंसान से हार गया था। जिस रक्षा और गति पर उसे गर्व था, वह इस इंसान के सामने बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसकी पीठ पर बैठा यह इंसान आसानी से उसकी रक्षा को भेद सकता था, जबकि इंसान की शारीरिक रक्षा उससे ज्यादा कम नहीं थी। यह इंसानों और डाकबीस्ट दोनों की मजबूतियों का मिश्रण है। अगर सभी इंसान मेरी पीठ पर बैठे इस इंसान की तरह हो जाएं, तो डाकबीस्ट साम्राज्य शायद खत्म हो जाएगा। यद्यपि यह ऐसा ही था, लेकिन स्कॉयहाउल डेमन वुल्फ कबीले के एक कुलीन व्यक्ति के लिए, जिसके पास एक दिव्य जानवर की गरिमापूर्ण रक्तरेखा थी, एक मानव के साथ चलना पूरी तरह से असंभव था। वह ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। आओ! जियाओ लैंग ने अपना सिर उठाया और एक डग भरी चीख निकाली, और फिर अपनी गर्दन को यांग ये की तलवार की ओर बढ़ाया। अध्याय 216 समर्पित हो जाओ। यांग ये स्वाभाविक रूप से जियाओ लैंग को ऐसे ही मरने नहीं देगा। जब जियाओ लैंग की गर्दन वायलेट स्पिरिट के संपर्क में आने वाली थी, यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और वायलेट स्पिरिट एक बैंगनी चमक में बदल गई जो उसकी मुट्ठी में उड़ गई। आत्महत्या करने में विफल होने के बाद जियाओ लैंग का शरीर कांप उठा, और फिर वह अपने मानव रूप में लौट आया, और फिर उसने क्रोध से भरी आंखों से यांग यी को देखा।
वह गुस्से से चिल्लाया और कहा, मानव, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अपमानित करना? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने आह भरी। जियो लैंग, तुमने पहले कहा था कि हम इंसानों को अपनी बात से पीछे हटना कितना पसंद है, लेकिन क्या तुम्हारे डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट भी ऐसे ही नहीं हैं? हमने शर्त लगाई थी कि अगर तुम हार गए तो तुम 10 साल तक मेरे साथ रहोगे, फिर भी तुमने अपनी बात से पीछे हटना चुना। मैं सच में तुम्हें नीच समझता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने जाने से पहले बैंगनी मिंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया। बैंगनी मिंग बहुत अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसने यांग ये के निर्णय का सम्मान करना चुना और परेशानी पैदा नहीं की। जैसे ही उसने यांग यी और बैंगनी मिंग की आकृतियों को दूर की ओर बढ़ते हुए देखा, जियाओ लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मानव, मुझे कार्रवाई करने के लिए उकसाने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का उपयोग न करें। मैं, जियाओ लैंग, अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा अधीनस्थ रहूंगा। यह सुनते ही यांग ये के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक उभरी। जब उसने मुड़कर जियाओ लैंग को देखा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से शांति छा गई थी और उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है? बेशक, जियाओ लैंग ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे इन 10 सालों के दौरान हर साल एक बार आपको चुनौती देने का मौका मिलेगा, और अगर मैं हार गया तो मैं आपका अधीनस्थ बना रहूंगा। हालांकि अगर मैं आपको हरा देता हूं तो मैं जा सकता हूं। ठीक है। यांग ये ने कुछ क्षण तक गहराई से सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। यांग यी की राय में उनके साथ एक विशेषज्ञ का होना जो उन्हें लगातार प्रोत्साहित करता रहे, एक अच्छी बात थी, क्योंकि केवल दबाव से ही प्रेरणा मिलती है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? यांग ये ने जियाओ लैंग को देखा और गहरी आवाज में बोला। वह निश्चित रूप से जियाओ लैंग को अपने वोटेक्स डैंटियन में रखेगा, लेकिन जियाओ लैंग एक किंग रैंक डाकबीस था जिसके पास जबरदस्त ताकत थी। इसलिए यांग ये स्वाभाविक रूप से जियाओ लैंग के साथ वहां सहज नहीं रह पाएगा। आखिरकार उसने वोटेक्स डैंटियन के अस्तित्व को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र में शायद कोई जगह नहीं होती। जियाओ लैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मानव, मैं, जियाओ लैंग, अपना वचन निभाता हूँ। चूंकि मैंने कहा है कि मैं 10 साल तक तुम्हारा अनुसरण करूंगा, तो मैं करूंगा। यांग ये ने अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर उसने बैंगनी मिंग की ओर देखा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पास इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता होगा। बैंगनी मिंग यांग ये के इरादों को समझ गया। उसने पलकें झपकाईं और थोड़ी देर के लिए चुप रहा, और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका आकार यांग ये और जियाओ लैंग के बीच में आ गया, और फिर उसने अपना छोटा पंजा जियाओ लैंग की ओर हल्के से हिलाया, जिससे पतली बैंगनी रोशनी की लंटें तुरंत जियाओ लैंग की भौहों के बीच में एक पतली खाई को चीरती हुई खुल गईं। उसके बाद उसने अपना छोटा पंजा यांग ये की भौहों के बीच की जगह की ओर हिलाया, और फिर वहां भी एक पतली खाई दिखाई दी। यांग यी और शियाओ लैंग की हैरान निगाहों के सामने उस छोटे से साथी ने एक बार फिर अपना छोटा पंजा हिलाया, और फिर अचानक उन दोनों की भौहों के बीच के उस गैप से खून की एक बूंद निकल पड़ी। बैंगनी रोशनी की आड़ में खून की दो बूंदें धीरे धीरे आपस में मिल गईं, और जैसे जैसे वे आपस में मिल गईं, शियाओ लैंग की भौहों के बीच में धीरे धीरे एक अजीब निशान बन गया। ठीक इसी समय जियाओ लैंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया, और वह बैंगनी मिंग को घूरता रहा और डर के मारे बोला, आत्मा अनुबंध, यह वास्तव में आत्मा अनुबंध है। आत्मा अनुबंध तकनीक 10,000 से अधिक वर्षों से खो गई थी। वास्तव में आप किस तरह के डाकबीस्ट हैं जो इस प्राचीन गुप्त तकनीक को जानते हैं? बैंगनी मिंग ने जियाओ लैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने एक बार फिर अपना पंजा हिलाया, जिससे बैंगनी रोशनी में खून का मोती तुरंत यांग ये की भौहों के बीच के कट में उड़ गया। उसी समय यांग ये को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह नहीं जानता था कि इसे किसी खास तरीके से कैसे वर्णित किया जाए, लेकिन किसी भी मामले में उसके और जियाओ लैंग के बीच एक संबंध प्रतीत होता था। नहीं, इसे जियाओ लैंग से जुड़ी हर चीज को महसूस करने में सक्षम होने के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। बैंगनी मिंग ने अपने छोटे छोटे पंजों को आपस में टकराया, और फिर उसकी आकृति चमकी और सीधे यांग यी के कंधे पर उतर आई। छोटे दोस्त, आखिर क्या हो रहा है? यांग ये ने अपने कंधे पर बैठे बैंगनी मिंग को देखा और यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ लीं। यह आत्मा अनुबंध है। यह जियो लैंग था जिसने यांग ये को उत्तर दिया। जियो लैंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बैंगनी मिंग को देखते हुए अपनी आत्मा खो दी हो, और वह बुदबुदाया। यह एक गुप्त तकनीक है जिसे मनुष्यों ने 10,000 साल पहले बनाया था, और यह मनुष्यों और मेरी डाकबीस्ट जाति के बीच एक अनुचित अनुबंध बनाने और मेरी डाकबीस्ट जाति को गुलाम बनाने में सक्षम है। उस समय इस अनुबंध द्वारा मेरी डाकबीस्ट जाति लगभग नष्ट हो गई थी। अंत में मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य में एक असाधारण प्रतिभा प्रकट हुई, और उसके नेतृत्व में मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य और मनुष्यों के बीच 1,000 से अधिक वर्षों तक चलने वाला युद्ध हुआ। अंत में आप मनुष्यों के पास समझौता करने और ऐसी सभी तकनीकों को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो डाकबीस्ट को नियंत्रित कर सकती थी।
उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में किसी को भी ऐसी गुप्त तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस तकनीक को जानता होगा। जब उसने यहाँ तक बात की तो जियाओ लैंग की अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई और वह दहाड़ते हुए बैंगनी मिंट को घूरने लगा। चूंकि तुम मेरी डाकबीस्ट जाति के सदस्य हो, तो फिर एक इंसान की खातिर मेरी डाकबीस्ट जाति के खिलाफ ऐसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते कि एक बार ऐसी गुप्त तकनीक बाहरी दुनिया में फैल गई तो इससे मेरी डाकबीस्ट जाति को कितना खतरा हो सकता है? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और जियाओ लैंग को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना पंजा हिलाया और फिर जियाओ लैंग सीधे यांग ये के भंवर डांटियन में पहुंच गया। यांग ये के भंवर डांटियन में प्रवेश करने के बाद जियाओ लैंग चकित था, क्योंकि वह अपने सामने सब कुछ देख रहा था, और जब उसने उन 7 राजा रैंक डाकबीस्ट को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ ही समय में उसकी नज़र उन 7 राजा रैंक डाकबीस्ट से हट गई, क्योंकि उसने सुनहरी गहन ऊर्जा के कुंड को देखा था। जब उसने कुंड देखा तो जियाओ लैंग की आंखें अचानक चमक उठीं और फिर वह सहज रूप से उसकी ओर झपटा। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी मिंग अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसी समय बगल में मौजूद सभी 7 राजा रैंक डाकबीस्ट बैंगनी मिंग के बगल में आ गए थे, इससे पहले कि वे केंद्र में जियाओ लैंग को घेर लेते। क्या मजाक है? वे इतने लंबे समय से यहाँ थे, फिर भी उन्हें पूल के भीतर सुनहरी गहन ऊर्जा के संपर्क में आने का कभी मौका नहीं मिला, तो इस नए साथी ने किस आधार पर सोचा कि वह यहाँ आते ही सुनहरी गहन ऊर्जा के पूल पर कब्जा कर सकता है? इस समय जियाओ लैंग शांत हो गया था। वह आत्मा अनुबंध के बारे में भूल गया था और उसने बैंगनी मिंग को देखा, जबकि उसने मुंह में लार भरी और फिर उसने खुद को थोड़ा खुश करते हुए कहा, मुझे वहां जाने की अनुमति दें। मुझे लगता है कि जब तक मैं इसमें प्रवेश करता हूं, मैं थोड़े समय में आत्मा रैंक में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। बैंगनी मिंग ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और जियाओ लैंग को शत्रुतापूर्ण नजर से देखा। इसके अलावा उसके पंजों पर हल्की बैंगनी रोशनी भी टिमटिमा रही थी। कृपया मुझे वहां जाने दो, बस थोड़ी देर के लिए। बैंगनी मिंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि गहन ऊर्जा का वह कुंड उसका था और कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। जियाओ लैंग थोड़ा चिंतित था। अगर कोई और राजा रैंक डाकबीस्ट उसके रास्ते में खड़ा होता तो वह निश्चित रूप से अपनी मुट्ठी तोड़ देता। हालांकि उसने अपने सामने खड़े इस छोटे से साथी के खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यांग यी नामक उस इंसान और इन अन्य राजा रैंक डाकबीस्ट के दिल में इस छोटे से साथी की क्या स्थिति थी। अगर उसने इसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो इसका नतीजा निश्चित रूप से ऐसा होगा कि वह चकनाचूर हो जाएगा। मैं वास्तव में, जियो लैंग अभी भी कुछ कहना चाहता था। हालांकि इस समय बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक उसके सामने प्रकट हुई और फिर उसके चारों ओर 7 राजा रैंक डाकबीस्ट्स ने उस पर झपट्टा मारने से पहले उग्र रूप से दहाड़ लगाए। कुछ ही समय में यांग ये के वोटेक्स डानटियान से असंख्य चीखें गूंजने लगीं। जियाओ लैंग की ताकत बहुत ज्यादा थी और अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो इन 7 किंग रैंक डाकबीस्ट में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वे सभी एक साथ हमला करते तो यांग ये भी केवल भाग सकता था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वायलेट मिंग बगल से मदद कर रहा था। 15 मिनट बाद जियाओ लैंग यांग ये के सामने आया। इस समय वह थोड़ा दुखी था। उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। यांग ये को देखते ही जियाओ लैंग के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने कहा, मानव, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा वह स्थान क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि चूंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और युद्ध में तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या मैं इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने में कर सकता हूं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले, आप हमारे बीच शर्त के कारण ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपको तब भी ऐसा करना होगा जब आपको कोई मुआवजा न मिले, है न? इसके अलावा यह उस छोटे से आदमी का है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो जरूर करें। आपको बस इसकी सहमति लेनी होगी और मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। दरअसल यांग ये बहुत समय पहले से ही उन अन्य डाकबीस्ट को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्णिम गहन ऊर्जा के पूल का उपयोग करने की अनुमति देना चाहता था। हालांकि उसने अंत में इस विचार को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। एक बार जब वे किंग रैंक डाकबीस्ट स्पिरिट रैंक में आगे बढ़ गए तो वे स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट का एक समूह बन गए। उस समय वह और छोटा साथी शायद उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। तो ऐसा नहीं था कि उसने उन डाकबीस्ट को स्पिरिट रैंक में आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही वह उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता, फिर या तो उसे या छोटे साथी को भी आगे बढ़ना पड़ता। इसके अलावा बैंगनी मिंग भी इस सिद्धांत को समझता था, इसलिए उसने हमेशा सुनहरे गहन ऊर्जा के पूल पर कब्जा कर लिया था और अन्य डाकबीस्ट को इसमें प्रवेश करने से रोक दिया था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।